प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के दूसरे प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन संविधान सभा के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण हुआ और किस प्रकार उन्होंने अपना कार्य किया और संविधान का निर्माण किया। तो उसके परिणाम स्वरूप ही भारत का एक संविधान बना। तो उस संविधान की अपनी एक प्रस्तावना है, यानी हर किताब में, हर चीज़ में अपने एक भूमिका, एक प्रस्तावना पढ़ती है। उसको पढ़कर हम, उस सार को पढ़कर हम उस किताब के बारे में जान सकते हैं। वैसे ही हमारी संविधान की जो प्रस्तावना, उसको पढ़कर हम हमारे संविधान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई है। तो अपन चर्चा करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतया एक प्रस्तावना होती है, जिसमें संविधान के मूल उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान में जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ और शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना की कुछ मुख्य तत्व हम यहाँ पढ़ेंगे। यानी हमारा जो संविधान बन करते हुए उसमें जो प्रस्तावना थी, उसमें 42वें संविधान संशोधन में कुछ परिवर्तन किया गया, यानी कुछ नए शब्द जोड़े गए, जैसे पंथ निरपेक्षता है, समाजवाद, अखंडता आदि नए शब्द जोड़े गए। उसके बाद में हम हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना, उसकी हम यहाँ व्याख्या करेंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द आता है, हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना में हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसमें 3 बातें स्पष्ट होती है। प्रथम, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। यानी हमारा देश प्रभुत्व संपन्न है। शासन चलाने वाली शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित होती है, लेकिन अंतिम शक्तियां जनता के पास में होती है। यानी यह संविधान सभा से स्पष्ट होता है कि अंतिम प्रभुसत्ता, यानी अंतिम जो देश की ताकत है, वो जनता में निहित है। और दूसरा, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि है, यानी संविधान को बनाने वाले वो जनता के प्रतिनिधि है। ये बात इस प्रस्तावना से स्पष्ट होती है। और तृतीय, भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है, यानी जनता क्या चाहती है उसी का परिणाम है। कुछ अन्य शब्द, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी ये शब्द भी हमारी प्रस्तावना में निहित है। तो इसका यहाँ क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि 26 जनवरी 1950 के बाद की अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गई, यानी पूरी तरह से ब्रिटेन से अलग होकर एक प्रभुत्व संपन्न देश बन गया। उस प्रभुत्व संपन्नता का अर्थ होता है कि देश के ऊपर किसी अन्य देश का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, और एक देश अब दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध बाहरी क्षेत्र में बनाए या आंतरिक क्षेत्र में क्या करे, उस पर किसी भी प्रकार का अन्य कोई दबाव नहीं है। तो हमारा देश एक प्रभुत्व संपन्न देश है। ये प्रस्तावना में शब्द आया हुआ है। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है आंतरिक या बाह्य दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। संविधान द्वारा भारत को एक पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थिति प्रदान की गई है। यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं और भारत राज्य सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है, किसी के साथ कोई पक्षपात धर्म के आधार पर नहीं करता। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द के उल्लेख से और बल प्राप्त हो गया। यानी 42वें संविधान संशोधन से पहले प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत 1976 से पहले पंथ निरपेक्ष देश नहीं था या भारत का अपना एक धर्म था, ये नहीं था। लेकिन 1942वें संविधान संशोधन 1976 में इस शब्द का
स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब होता है कि शासन करने वाले जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो भारत में ग्राम पंचायत से लेकर देश की संसद तक सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित है। इस प्रकार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अर्थात भारत में राज सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, न कि राजा के द्वारा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में व्यक्तियों को व्यक्ति के नाते महत्व दिया जाना चाहिए। जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल, संपत्ति या अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ समानता प्रदान करना है। यानी धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, नस्ल या धन संपत्ति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारी संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। यानी यहाँ नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी प्रदान की गई है। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। यानी अपन देखते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम है, बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग के सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है। और एक निर्धारित आयु योग्यता प्राप्त व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद किसी भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। तुम्हारा आंतरिक दृष्टि से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। वैसे मताधिकार और धर्म, जाति, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी भेदभाव का निषेध राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के साधन है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है सामाजिक न्याय का एक तरह से पूरक है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी व्यवस्था का अंत कर दिया जाना चाहिए जिसमें कुछ साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा बहुसंख्यक साधनहीन व्यक्तियों का शोषण किया जाता है। यानी प्रस्तावना में ये बात कही गई है कि कुछ संपन्न व्यक्ति बहुसंख्यक गरीबों का कभी भी शोषण नहीं करेंगे। यानी समानता पर बल दिया गया है, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी। अब स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ये शब्द हमारी प्रस्तावना में है। इसका क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान के अंतर्गत न केवल न्याय वरन इसके साथ ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का लक्ष्य घोषित किया गया है। विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। विचार यानी बोलने की आजादी है। विचार और व्यक्ति विश्वास यानी हम किस में आस्था रखते हैं, कौन सा धर्म अपनाते, किस देवता की या कैसे उपासना करते हैं, ये पूरी तरह से हमें स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कौन सा धर्म अपनाए, कैसा विश्वास करे। उनको एक सीमा में रहते हुए विचार और व्यक्ति की आज़ादी भी है। ये प्रस्तावना में उल्लेख है। समानता स्वतंत्रता की पूरक होती है। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा समानता को 2 आयामों में अपनाया गया है। यह प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। संविधान का अंतिम आदर्श भ्रातृत्व यानी बंधुता है, भाईचारा। इसका अर्थ है कि एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना के आधार पर आचरण किया जाना चाहिए। यानी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो, हमें एक भारतीय मानते हुए भाईचारे को अपनाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, हमें उनके दुख दर्द को समझना चाहिए, भाईचारे बंधुत्व की भावना को अपनाना चाहिए। ये भी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत के नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद को महत्व न देते हुए भारत की आधारभूत एकता के भाव को अपनाए। इसी कारण उनके द्वारा संघात्मकता के बावजूद एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया है। यानी संविधान बनाते समय, क्योंकि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक नहीं, भारत के टुकड़े होने के कारण 2 देश आज़ाद हुए। एक तरह से एक नया देश पाकिस्तान बन गया। तो जब हमारा संविधान बनाया गया तो इस चीज़ पर ध्यान दिया गया कि भारत के सभी नागरिक, उन सबको एक ही नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाएगी। और प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद इस प्रकार का कोई भी चीज़ों पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। हम सभी ये मानते हैं कि हम भारतवासी, भले ये तमिलनाडु में है या असम में है, पंजाब में है,
ये नहीं मानना चाहिए कि हम पंजाबी है, हम तमिल है, हम भारतीय है। तो इस चीज़ पर बल दिया गया है। और इसी कारण देश में चूंकि विस्तृत होने के कारण संघात्मक व्यवस्था को यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया, फिर भी पूरे देश के लिए एकल नागरिकता, यानी हम राजस्थानी या गुजराती नहीं है बल्कि हम भारतीय है, भारतीय नागरिकता है। प्रस्तावना के संबंध में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रस्तावना के शब्द बहुत अधिक पवित्र होते भी उन्हें न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है। यानी जो उक्त बातें प्रस्तावना में कही गई है उन्हें न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। वस्तुस्थिति यह है कि जहाँ संविधान के शब्दों में अस्पष्टता, वहाँ उनकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है। यानी संविधान में कुछ अस्पष्टता हो सकती है। इस स्थिति में संविधान की मूल भावना क्या थी, तो ये देखने के लिए प्रस्तावना को देखकर उस अस्पष्टता को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी तथा संविधान का सबसे श्रेष्ठ एक तरह से अंग है। यानी संविधान का पूरा सार हमारी संविधान की प्रस्तावना में है। जहाँ कहीं भी हमारे संविधान में अस्पष्टता दिखाई देती है भाषा की, तो वहाँ प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस कारण संविधान को एक तरह से प्रस्तावना को संविधान की एक तरह से कुंजी की उपमा दी गई है। तो आज बस विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।